नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आरकेएस पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इससे भारत की क्या अचीवमेंट हुई है और पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है। थोड़ा-सा हम इसी को लेके इस पे चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हम मतलब वन बाय वन एक-एक स्टेप करेंगे, देखेंगे कैसे ये जो एस्केलेशन है स्टार्ट होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, कोर टारगेट क्या था हमारा, उसका रिजल्ट क्या आया, उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे इसको। कैजुअल टॉक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों में नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ था, ये पहलगाँव हमले के बाद इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है ये 7 तारीख को ही दिया गया था। लगभग 2 हफ्ते की इसकी तैयारियां चल रही थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑपरेशन को शुरू करने का? जैसा कि मोदी जी ने भी पटना की रैली में बोला था कि हमारा जो टारगेट होगा वो जिन्होंने ये कृत्य किया उनको न्यूट्रलाइज करना, जो करवा रहे हैं उन तक पहुंचा और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी हिट करना। तो दोस्तों, उन्होंने साफ शब्द में बोला था, मिट्टी में मिला देंगे। हमने जो 7 तारीख को टारगेट किए वो 9 टेररिस्ट अड्डे थे जहां से वो ऑपरेट करते थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर शामिल है। हमने वो अचीव तो कर लिया जो हमारा मेन टारगेट था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको एस्केलेट किया, मतलब उनका रिटेलिएशन आया। इंडिया ने भी अपना जो था उसका भरपूर जवाब दिया। उनके जो चाइनीज़ ड्रोन और टर्किश ड्रोन थे, करीब 500 की तादाद उनकी बताई जा रही है, उनको हवा में ही मार गिराया। हमारे आकाश मिसाइल S-4 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से लिया है, उसने, हमारा मकसद था, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला, मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुरिद के एंड मुजफ्फराबाद जो कैंप थे, उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो हमारा पूरा हो गया। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हुई आगे, कि हमने उनके एयरफोर्स के जो स्टेशन थे, बेसिस थे, एयर बेसिस थे, उनको हिट किया। वो एक रिटेलिएशन था, क्योंकि उसके बाद जब हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया था तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसका बदला लेने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया, जिसका इंडियन एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जो तांडव मचाया है वो हम सब ने देखा है दोस्तों। अब इसके आते हैं हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो कि है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है, जिसको अभी हम लोग बस एलओसी तक ही देखते थे कि कुछ उधर से 2-3 आतंकवादी आ गए, हमने यहाँ से उनको ठोक दिया। कभी कभी उस मतलब बच बचा के किसी तरीके से वो सिविलियन एरिया में आते थे, 1-2 लोगों की हत्या करते थे, फिर गायब हो जाते थे, बाद में आर्मी इनको ढूंढती थी और न्यूट्रलाइज करती थी। इस बार क्या हुआ दोस्तों कि हमने टेररिज्म को, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके साथ हमने एक तरह से लिंक कर दिया कि भाई जब तक आप अपने ये हरकतें नहीं सुधारोगे हम आपको पानी नहीं देंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि पानी नहीं देंगे, कि हमने जो वाटर ट्रीटी है उसको अवेंस कर दिया है, स्थगित कर दिया है। अब इससे नुकसान पाकिस्तान का क्या होगा? इंडिया, मैं मानता हूँ इंडिया उस पानी को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है, परमानेंट रोक के नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जो कर भी रहे हैं, कि पहले हम अपने उस पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर एक मोमेंट पे, एक टाइम पे हम उसको पूरा का पूरा पानी जो है फ्लो करा देते हैं नदी में,
जिससे कि एक टाइम पे पाकिस्तान में सूखे वाली सिचुएशन आ जाती है और एक टाइम पे भयानक बाढ़ वाली सिचुएशन आ जाती है। ये तो हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस मिशन से हासिल किया है, इस ऑपरेशन से हासिल किया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। जो चोट पहुंची है पाकिस्तान को, उसको उभरने में बहुत समय लगेगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में अब जानेंगे, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो हम देख सुन रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है जिस पे कोई देश हमला नहीं कर सकता। वो ब्लफ जो है वो खत्म हो गया, टूट गया। भारत ने उनके डीप में जाके उनको मारा है। उनके एयर बेसिस को तबाह किए गए हैं, उनके रनवे को तबाह किया गया, उनकी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है। उनके मैस जो एयर बेस में अमूमन होते हैं आर्मी ऑफिसर्स के लिए, उनको प्रिसाइसली अटैक किया गया है और पिन पॉइंट अटैक किया गया है। ना इधर ना उधर, जहां मारना था वहीं मारा है। ये जो ब्लफ था कि पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, एक न्यूक्लियर कंट्री है, कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन इसके आड़ में पाकिस्तान जो है टेररिज्म जो इंडिया में कर रहा था, वो उसको एक साइकोलॉजिकल हिट लगा है कि यार ये क्या कर दिया इंडिया ने, और हम देखते रह गए। मतलब सोचिए, वो परमाणु बम को लेके हमेशा धमकाता था कि हम पाव पाव वाले बम है, जो उनका ख्वाजा आसिफ, एक उनका शेख रशीद करके उनका एक लीडर है, कहता है पाव पाव बम है। अरे यार, मैं पूछता हूँ कहाँ गए आपके पाव पाव बम? क्यों नहीं आपने उसको यूज किया? यहाँ पे करना चाहिए था दोस्तों। बिल्कुल पैरालाइज कर दिया इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तानी पूरी डिफेंस को। सबसे बड़ा जो उनको धक्का लगा है वो यही साइकोलॉजिकल लगा है कि अब वो किस बेस पे इंडिया को धमकाएंगे, क्योंकि ये ब्लफ जो था ये तो टूट चुका है ना, न्यूक्लियर वाला, कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, कैसे कोई हम पे हमला कर देगा, कोई करके तो दिखाए, पाव पाव बम है, हम अटैक करेंगे। इंडिया ने कर दिया, और इतना गंदा किया कि अभी तक वो इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। उनके जो मिलिट्री पर्सन आ रहे हैं चैनल पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि दिल्ली के आसमान पे ड्रोन को हम घुमा रहे थे। अरे भाई, ड्रोन घुमाने के लिए रखे हैं क्या? अगर तुम्हारी इतनी पहुंच थी दिल्ली तक तो तुम्हें अटैक करना चाहिए था। आज तक के और इंडिया टीवी के कुछ क्लिप्स को आधा अधूरा काट के दिखाया जा रहा है कि यार वो तो अपने ही देश को कह रहे हैं कि उनके देश पे हमला हो गया है, जबकि आप पूरी वीडियो उनकी देखेंगे तो वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे कैसे हमला हुआ है, वहाँ की जनता क्या बोल रही है। तो इस तरह की तो उनकी आर्मी है, फिर बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल आर्मी है। भगवान जाने यार कैसी प्रोफेशनल आर्मी है। जिस तरह की पीपीटी, जिस तरह का प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, यार उससे अच्छा प्रेजेंटेशन तो मैं बना लेता हूँ, या मेरे से संपर्क कर लेते यार। खैर, छोड़िए बातों को। तो साइकोलॉजिकल जो हिट लगा है उनको, वो है भारत ने घर में घुस के मारा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने उनके ब्लफ को ख़त्म किया, जो उनकी हर बात में एक धमकी आती थी कि हम पाव पाव वाले जो बम हैं वो हमने दिवालियों में फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, भारत में फोड़ने के लिए रखे हैं। तो फोड़ना चाहिए था उनको, नहीं करा उन्होंने ऐसा कुछ भी। मुझे तो शक भी होता है कि यार उनके पास मतलब इस तरह के कैपेसिटी है भी कि नहीं है कि वो इंडिया पे इस तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर सके। और ये उनको बहुत पेन कर रहा है, ये उनको टिस रहा है। वो मतलब इस तरीके से वो लोग अब बिलबिला रहे हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये 3-4 दिन में उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि वो शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि भारत इस तरीके से उनके घर में घुस के उनके एयर बेस को अटैक करेगा, उनके डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक करेगा। वो इसके लिए तैयार नहीं थे, मानसिक रूप से वो तैयार ही नहीं थे इस चीज़ के लिए दोस्तों। मेन कारण यही है उनके सदमे का। और ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है ना, कि
पाकिस्तान जश्न मना रहा है, वो जीत गए, वो जीत गए। यार कैसा मुल्क है यार, मतलब ये उसी तरीके की चीजें हो रही हैं कि हमास ने जब इजराइल पे अटैक किया था तो जश्न मना रहे थे, उसका जब इजराइल ने पलटवार किया तो करीब 52,000 लोग उनके मारे गए हैं। तो आप सोचिए ये किस तरह की कौम है। इनकी मिलिट्री, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके वो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब उनके पास खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो एस्टेब्लिश कर सकें कि उन्होंने क्या करा है। जैसे कि इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो खुद का मैकेनिज्म है असेसमेंट करने का, और वो जितनी भी फुटेज वगैरह दिखाई जा रही थी वो सारी उनकी आर्म फोर्स की खुद की फुटेज थी। उन्होंने एक सिंगल फोटो भी जो है वो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल की फुटेज नहीं दिखाई है। तो इतना डिफरेंस तो है इन दोनों आर्म फोर्स में, भारत में और पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है? हमने तो भारत का जो जिस 3 पैरामीटर पे हम लोग जो इसको असेस कर रहे थे वो तो हमने अभी डिस्कस किया। पाकिस्तान का इस पे क्या नुकसान हुआ है इस चीज़ को देखते हुए? सबसे पहला, उनकी जो पूरी की पूरी जो मिलिट्री पावर थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बैठ चुकी है। कैपेबिलिटी नहीं है किसी भी हमले को करने की। वो डिफेंसिव भी नहीं हो पा रहे थे। आप देखिए ना दोस्तों, वो डिफेंसिव भी नहीं थे। अटैक करना तो दूर की बात है, वो डिफेंसिव तक भी नहीं थे। इंडिया जहां चाह रहा था, जैसे चाह रहा था, वैसे उनको ठोक रहा था। कोई एयरबेस नहीं बचा जो इंडियन अटैक से बचा हो। 11 के 11 उनके मेन जो एयरबेस थे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। पाकिस्तान की जो हद पिटी है वो यही पिटी है कि यार तुम अपने देश को नहीं बचा पा रहे हो, तुम्हारी मिलिट्री क्या कर रही है, तुम्हारी एयरफोर्स क्या कर रही है। भारत घर में घुस के मार रहा है तुम्हें, फिर भी तुम बोल रहे हो कि हम तो, मतलब वही है कि थप्पड़ पड़ गए हैं, फिर कहता है यार हमें तो लगी ही नहीं, मेरे को तो लगी ही नहीं। यार तुम्हारी जनता तो तुम्हें आईना दिखा रही है ना। जब वीडियो जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, तो तुम ही लोग रिकॉर्ड करके भेज रहे हो। इंडियन मीडिया तो नहीं जा रहा है पाकिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड करने, तुम्हारी जनता वो कर रही है ना। तो अपनी जनता को ही तुम मूर्ख बना रहे हो। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे आप सोच सकते हो कि ऐसी कोई भी चीज़ छुपी रह सकती है, वो भी जब कोई ब्लास्ट होता है एक बड़े पैमाने पे, तो ये ढकी छुपी तो नहीं रह सकती है। कुल मिला के बात तो यही है। दूसरा दोस्तों ये हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया में उसकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो देख रहा है ना किसने किसके साथ क्या करा है। आप खुद को आंख बंद करके आप झूठ बोल लो, दूसरे लोगों को आप कैसे झूठी बातें उनसे बनवा सकते हो। उनके हथियार चाइनीज हैं, पता चल गई, फेल। कोई हथियार काम नहीं आया उनका। टर्किश ड्रोन काम नहीं आए। ये जो पूरा का पूरा जो ये ब्लॉक है, जिसमें मैं यूएस को भी इंक्लूड करता हूँ, चाइना को इंक्लूड करता हूँ, और भी एक दो देश हैं, ये घबरा गए। घबराने का कारण क्या था दोस्तों? इंडिया तो उनको ठोक रहे जा रहा था, वो हमला कर रहे थे, हम ठोक रहे थे उनको, बता के ठोक रहे थे, खुलेआम ठोक रहे थे उनको। यूएस थोड़ा सा इस चीज में इसको, मतलब रोकने की इसलिए सोच रहा था क्योंकि वहां पे उसके F-16 जो फाइटर प्लेन है वो बर्बाद हो रहे थे। शायद एक या दो फाइटर प्लेन उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं, और ये खबर तो अमेरिका से छुपी नहीं रह सकती है। इसी चीज को लेके अमेरिका थोड़ा सा आगे आया कि भैया अब बंद कर दो, क्योंकि तुम पाकिस्तान को तो ठोक ही रहे हो, साथ में जो वो हथियार यूज कर रहे हैं, जो वो प्लेन यूज कर रहे हैं, यार वो तो हमारे ही प्लेन है, तुम यार हमारे प्लेन को ही गिरा रहे हो। तो सिचुएशन इस लेवल तक आ गई थी। चाइना, चाइना की ये डिफेंस सिस्टम वो GQ-9 बोलते हैं, पता नहीं फकिंग 9 बोलते हैं क्या है वो, मतलब कबाड़ है वो लोहे के वो टिन को, ड्रम को पेंट वेंट करके थोड़ा सा उसको मिलिट्री वाला कलर पेंट करके और उनको दे दिया मुझे लग रहा है।
चले ही नहीं। क्या मारेंगे यार वो दूसरों को, वो तो खुद बचने लायक नहीं बचे। उनके डिफेंस ही नहीं थे यार। आप देखो वो कहाँ डिफेंस कर पा रहे थे अपने को, कहीं एक जगह वो दिखाते कि उन्होंने डिफेंस करा हो, कहीं डिफेंस नहीं कर पा रहे थे वो। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये कल की बात है, सॉरी परसों की। इंडिया ने किराना करके एक सेक्टर है, किराना हिल्स, वहाँ पे इनके न्यूक्लियर एसेट्स इन्होंने स्टोर किए हुए थे। इंडिया की स्पाइस मिसाइल ने, जो कि उन सुरंगों में जाके और अंदर जाके ब्लास्ट होती है, उससे हमला किया, जिसके बाद रेडिएशन फैला। ये हमें ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिख रही है, कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस पे जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डॉट्स हैं जिनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक चीज़ आपको एक ब्रॉड में एक पिक्चर समझ में आती है कि इंडिया ने उनके जो बेसिस थे उनको जो यहाँ पे अटैक किया है। मैं अभी उस बेस का नाम भूल रहा हूँ। वहाँ पे भी उनके जो न्यूक्लियर असेट्स थे वो रखे हुए थे। वहाँ पे लीकेज स्टार्ट हुई, जिसके बाद यूएस का एक प्लेन जो कि इस तरह के रेडिएशन को पता लगाता है, वो उस क्षेत्र के आसपास मंडरा रहा था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो रेडिएशन होता है ना, बोरोन करके एक मटेरियल है जिससे उसके रेडिएशन को कम किया जाता है, क्योंकि बोरोन जो है वो रेडिएशन सोख लेता है। बोरोन मिलता है इजिप्ट में, मिस्र में। कल हम देख रहे हैं कि मिस्र से एक प्लेन, मिस्र की मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान आती है। क्यों आ रही है भाई? वो बोरोन ही लेकर आई है वहाँ पे, ताकि वो जो रेडिएशन लीक हुआ है उसको रोका जा सके। यही डर था पाकिस्तानियों को कि भैया एयरफोर्स कैपेबल नहीं है, मिलिट्री कैपेबल नहीं है, नेवी दुम दुबा के बैठी हुई है कराची में कहीं पे, पता नहीं, वो तो शायद बाहर भी नहीं आए, नेवल उनके नेवी। इनको डर था कि इंडिया और ठोकेगा इनको, अब बहुत गंदा ठोकेगा। जो अपना रौद्र रूप दिखाया है भारतीय सेना ने, पूरी कसर निकाल दी है पिछले 25-30 सालों की, पूरी कसर। जिसको जैसे मिला वैसे उसने अपना हाथ साफ करा है। हाँ, इंडियन नेवी को करना चाहिए था, नहीं किया गया उनके द्वारा, बिल्कुल। लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती है कि अगर उन्होंने एक भी मिसाइल पाकिस्तान पे नहीं दागी हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ था सी फ्रंट से, कि जहाँ भी अगर ये थोड़ी सी भी हरकत करते तो उनका जो पूरा कराची था वो डिस खत्म हो जाता, कराची पोर्ट को ख़त्म कर देते। तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान रोता हुआ जाता है अमेरिका के पास कि इंडिया ने हमें इतना मारा है, उसके बाद ये हमारा नुकसान हुआ है, और न्यूक्लियर एसेट्स पे भी नुकसान हुआ है, अब आप बचा लीजिए। उसके बाद अमेरिका बीच में आता है, वो भारत से कांटेक्ट करता है। इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को बोलता है कि भाई तुम अपने डीजीएमओ को बोलो, भारत से बात करेगा। उनका डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करते हैं जो गोवा जी हैं हमारे। उसके बाद ये जो सीज फायर नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम दोनों एक दूसरे के अब फायरिंग नहीं करेंगे। लिंक है, पाकिस्तान है, कुत्ते की दुम है, सीधी तो होगी नहीं। 1 डेढ़ घंटे के बाद ही उसने सीज फायर, जो भी इसको सीज फायर बोले, उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो उसका भारत ने जवाब दिया। इंडिया तो तैयार बैठा हुआ है कि भाई तू हमला कर। वो पहले भी वही कर रहा था इंडिया, पाकिस्तान की तरफ से जब कोई चीज़ हमला हो रहा था तभी इंडिया कर रहा था। ऐसा नहीं था कि इंडिया उठ रहा है और ठोक रहा है ना। इंडिया तब कर रहा है जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत होती है, फिर इंडिया को वही करना होता है जो उसको करने की उसने प्लानिंग की हुई है। अभी भी वही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सीन कुछ ज़्यादा बदल चुका है। डिपेंड करता है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान कैसे हरकत कर रहा है। खैर, तो पाकिस्तान गए, जैसा मैंने बताया अमेरिका के पास, अमेरिका ने इंडिया में बात करी। फिर उन्होंने डीजीएम उनको बोला कि भाई तुम अपने डीजीएमओ को बोलो, भारत के डीजीएमओ से बात करेगा। उसके बाद कहीं जाके ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो
डर के मारे, जब उनको लग रहा था कि अब उनकी ऐसी तैसी हो चुकी है गंदी वाली, फिर जाके ये मामला थोड़ा सा भी यहाँ पे शांत होता है। बट इसका बाद एयरफोर्स का एक ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्टिल गोइंग ऑन। क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि भैया हम तैयार बैठे हैं, तुम बस हरकत करो तो मैं उसी तरीके से पेला जाएगा जैसे अभी तक पेला जा रहा था तुम्हें। मतलब आप सोचिए, हम लोग, मतलब हमें भी नहीं पता था कि इंडियन आर्मी की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं, और ये तो हमने लाइव देखा है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पढ़ी पढ़ाई बातों पे सुन के ये बातें कर रहे हैं, हमने तो देखा है कि इंडिया क्या कर रहा है। ये चीज़ें हम इजराइल का देखते थे या रूस का देखते थे। इंडिया उस 3-4 कंट्री में शामिल हो चुका है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी देश पे हमला करके, स्ट्रेटेजिक हमला करके, पिन पॉइंट हमला करके महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बर्बाद कर सकता है। और वो इंडिया ने करके दिखा दिया है। अब ये पूरा जो डायनेमिक है साउथ एशिया का, इवन एशिया का आप समझ लो, वो बहुत जल्दी अब चेंज हो रहा है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका जो असर है वो आने वाले समय में हमें दिखना शुरू हो जाएगा। चाइना भी है ना हमारे साथ, हमारे बगल में। कोई लड़ाई देख लीजिए पिछले, मतलब कुछ ने अभी तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है यार, अभी तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो भी छुटपुट छुटपुट हुई है वो इंडिया के साथ हुई है। कोई डायरेक्ट किसी कंट्री के साथ एक इस तरह के स्केल में कोई लड़ाई नहीं हुई है। सिवाय भारत है ऐसा देश जिसने पाकिस्तान को ठोका है, और गंदा ठोका है। वो बता भी रहे थे कि ये काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन है, युद्ध से कम नहीं है। हाँ, ऑफिशियली इसको युद्ध नहीं बोला गया है, लेकिन ये युद्ध वाली सिचुएशन है कि यार आप दुश्मन मुल्क में जाके उनके एयरबेस को तबाह कर रहे हो, उनके मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को आप, स्ट्रक्चर्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनके रेडार को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये कब होता है? ये युद्ध के टाइम पे ही होता है ना। तो देखिए दोस्तों कि भारत की क्या ताकत है। इस ताकत को चाइना ने देखा, अमेरिका ने देखा, रूस देख रहा है, इसराइल देख रहा है कि इंडिया ने क्या कर दिया। इस पे अब स्टडी होंगी आने वाले कुछ समय में, हमें भी और जानकारियाँ मिलेंगी। अभी तो ये शुरुआती फेज है, अभी देखिए क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों इंडिया को? इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें अब एक बूम आएगा। बायर्स आएंगे बाहर से इंडिया के हथियार खरीदने। आकाश मिसाइल, आर्मेनिया $200 मिलियन का उसने एक सौदा किया है इंडिया के साथ आकाश मिसाइल के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर्स आ रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ आपने बनाई है, हमें भी दिखाइए। लाइव डेमोस्ट्रेशन हुआ है दोस्तों इस लड़ाई में इन सब हथियारों का। इनको स्टडी किया जाएगा, इनके डेटा को, इनके, मतलब जो भी लड़ाइयाँ होती हैं तो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। उस रिकॉर्ड को स्टडी किया जाएगा हमारे द्वारा भी और दूसरे मुल्कों के द्वारा भी दोस्तों। तो ये इंडिया ने अचीव करके दिखाया है। पाकिस्तान का घमंड तोड़ा है, न्यूक्लियर ब्लफ तोड़ा है। उनको भी समझ में आ गया है कि इंडिया डीप में जाके उनको मारेगा। कोई पाकिस्तान का हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे इंडिया नहीं पहुँच सकता है। उस हर जगह इंडिया ने उनको ठोका है जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, जैश ए मोहम्मद का हेड क्वार्टर तक खंडर बन चुका है। यह है इंडिया की कैपेबिलिटी। और इसी बात से जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, यूएस, ये घबरा गए कि यार ये क्या कर दिया, हमारे ही प्लेन को मारा जा रहा है। हथियार कौन से? फ्रांस के रफाल, S-400 रूस का। तो कुछ नहीं, ये अपना फेस सेविंग कर रहे हैं कि भैया हमारे हथियारों को, हमारे प्लेनों को तो छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है इस पिछले 4-5 दिनों में। इसकी अहमियत हमें कुछ टाइम बाद समझ में आएगी। अभी तो ये चल ही रहा है, इसकी अहमियत हमें 4-5 दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद ही समझ में आएगी कि इंडिया ने क्या किया है यहाँ पे। आप देखिए, रूस ने दोबारा से एक ऑफर दिया इंडिया को कि हम कोलैबोरेशन करेंगे
कोलैबोरेट करेंगे इंडिया के साथ S-500 को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये यूं ही नहीं हुआ है दोस्तों, इंडिया ने अपनी ताकत दिखाई है। चाइना भी शायद सदमे में बैठा हुआ है कि भैया उसके GQ-9 को इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। रेडार, उन्होंने अभी कुछ 4-5 रेडार लिए थे पाकिस्तान ने, कुछ मिलियन डॉलर्स के। सारे रेडार उनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं वो लोग, बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लाइंड है इस समय। इंडिया अभी भी उनको जब मर्जी कहीं पे भी ठोक सकता है। अचीवमेंट बहुत बड़ी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज मैं अपने पॉइंट 5 फ्रंट की बात नहीं करूंगा, इस पे हम लोग थोड़ा और आगे आने वाले समय में इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 2 पॉडकास्ट में इसको लेके बात कर चुका हूँ। खैर, उनका आर रोना तो अभी तक रुका नहीं है, वो चल रहा है अभी, और उनको मेल्टडाउन होने दीजिए थोड़ा सा, और मेरे पास जब इनकी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम लोग इसको कलेक्ट करके इस पे डिस्कस करेंगे। बट आज का जो इस पॉडकास्ट का जो मेन एम था वो यही था कि इंडिया ने इस अपना टारगेट अचीव कर लिया, इससे इंडिया को और क्या हासिल हुआ, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया का अभी भी अपर हैंड है हर चीज में। पाकिस्तान के गरूर को, उसके घमंड को मट्टी में मिला दिया गया, मट्टी में। उनके डीजीएमओ के जो, मतलब डीजीएमओ कह लीजिए, जो भी उनके मिलिट्री वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उनकी शक्लें देख लीजिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 12 बजे ही उनकी शक्लों पे जबरदस्ती की हल्की फुल्की एक मुस्काइल स्माइल होती है, और कॉन्फिडेंस लूज करके बैठे हुए हैं वो लोग। उनको पता है कि उनकी कितनी मार ली गई है इंडिया द्वारा। और इंडिया की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए जो कल हुई है डीजीएमओ की, क्या कॉन्फिडेंस है, सीना ठोक के बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये किया है। तो इतना फर्क है दोनों आर्म फोर्सों में। बट हाँ, नेवी को कुछ करना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हम पाकिस्तान को जानते हैं वो सुधरेगा तो नहीं, नेवी को एक बार हाथ साफ करने का मौका मिलना चाहिए। मैं अगर ये पॉडकास्ट अगर मतलब कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है, तो प्लीज़ ये मैसेज आगे दीजिए कि यार, नेवी को क्यों आपने पीछे छोड़ा हुआ है, उसको भी हाथ साफ करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। अभी क्या क्या और डेवलपमेंट होती है उसको भी एक बार हम लोग देखते हैं, और अगले पॉडकास्ट में उसको भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।